नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका पेपर है समावेशी विद्यालय वाली जो बुक है उसमें आपकी यूनिट सेकंड का टॉपिक है बच्चों राष्ट्रीय विकलांग जन समिति। आप सब जानते हो बच्चों कि आपकी जो बुक है उसमें बताया ही क्या है, उसमें यही कहा है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसीलिए समावेशी विद्यालय में उनको कैसे समाहित किया जा सके, इसके लिए कई नीतियाँ आई जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। कोठारी शिक्षा आयोग शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर के आया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। उसके बाद आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो आया उसके बाद में जो बच्चों आपकी इसी से संबंधित राष्ट्रीय विकलांग जन समिति 2006 आई। तो राष्ट्रीय विकलांग जन समावेशी जो आपका अधिनियम है, इसका भी मेन उद्देश्य यही था कि विकलांगों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा दो ताकि उसको समावेशी विद्यालयों में समाहित किया जा सके, सामान्य धारा से जोड़ा जा सके, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके, समाज के साथ वो समायोजित हो सके। इसीलिए आया बच्चों आपका राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम 2006। इससे पहले भी क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 आया। 1995 में विकलांगता जो अधिनियम था वो आया। उसके बाद आई बच्चों आपका राष्ट्रीय विकलांग जन समिति अधिनियम 2006। तो क्या है इसमें वो हम सब देखते हैं बच्चों। तो देखो, विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में समाहित करने के लिए बच्चों राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम आया था। ये इसके मेन उद्देश्य है कि विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षा पद्धति से कैसे जोड़ा जा सकता है, उनके लिए किस प्रकार व्यवस्था की जा सकती है, उनको किस प्रकार की आवश्यकताओं को उनको पूरा किया जा सके ताकि वो सामान्य बालक के साथ रह सके, संभल सके, सीख सके, सारी सामान्य क्रियाएं सामान्य बालकों की तरह कर सके, समाज के साथ समायोजित हो सके। इसीलिए बच्चों समाज की मुख्य धारा से इन बच्चों को जोड़ने के का उद्देश्य लेकर के आया है ये अधिनियम। कौन सा? राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम 2006। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि क्या कि इन विकलांग बच्चों को विशेष सुविधाएं देकर, विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके। और आप तो एक शिक्षाधारी है और एक शिक्षाधारी होने के नाते आप सबका दायित्व है बच्चों क्या कि आप हर बच्चे को समान समझें। हर बच्चा अगर विशेष आवश्यकता वाला है तो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। अगर आप आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे तो वो विकलांग बच्चा भी आगे जाकर एक सामान्य बालक से भी अच्छा कर पाएगा, अच्छा सीख पाएगा। तो इसीलिए हमारी राष्ट्रीय विकलांग जन समिति जो आई वो निम्न उद्देश्यों को लेकर के आई है। पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया कि विकलांग बालकों को क्या प्रदान करना, सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में समाहित करना। दूसरा था, आपने देखा कि निःशक्त जन अधिनियम 1995 में आया। उसमें कहा गया कि कम से कम 18 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना है। सभी जितने भी विकलांग बच्चे हैं उन सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना आपका निःशक्त जन अधिनियम 1995 का उद्देश्य था। तो उसको क्रियान्वित करना, उस उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त करना है, ये आपका राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम का उद्देश्य था। तीसरा आता है बच्चों SSC। आप सब जानते हो बच्चों सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 में आया। सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव था बच्चों प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, प्राथमिक शिक्षा हर बालक को उपलब्ध करवाना। इसी उद्देश्य को लेकर के सर्व शिक्षा अभियान आया था। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सपने को साकार करने का सपना 2018 तक सर्व शिक्षा अभियान ने देखा था। और 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों में विकलांग बच्चे भी आ जाते हैं। तो
तो इस विकलांग जन नीति का मेन उद्देश्य यही था कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, उनको सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करवाना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, ये राष्ट्रीय विकलांग जन समिति का उद्देश्य था। और जो एसएसए ने उद्देश्य निर्धारित किया है, उस एसएसए के उद्देश्य को क्रियान्वित करने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम 2006। तो एसएसए जिसका गठन 2001 में किया गया और जो 2018 तक चला, और इस सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य यही था कि 2003 तक 5वीं तक 100% नामांकन करना, 2005 तक 8वीं तक के बच्चों का पूरी तरीके से क्या करना? नामांकन करना। 1 किलोमीटर के दायरे पर प्राइमरी स्कूल खोलना, 2 किलोमीटर के दायरे पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना, 5 किलोमीटर के दायरे पर माध्यमिक विद्यालय खोलना और 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, हर आवश्यकता वाला बच्चा अपने आसपास के विद्यालयों में अध्ययन कर सके। इसीलिए बच्चों राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम लाया गया, ताकि हर बच्चे को, हर विकलांग बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो सके। तो एसएसए के उद्देश्य को क्रियान्वित करना भी आपकी राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम का मेन उद्देश्य था। उसके बाद आता है छात्रवृत्तियां प्रदान करना। आप सब जानते हैं विकलांग को बहुत सारी छात्रवृत्तियां दी जा रही है। आज हमारी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से विकलांगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। उनको स्कूल्स में, कॉलेज लेवल, विश्वविद्यालय स्तर पर जो है उनको छात्रवृत्तियां दी जाती है। तो इस छात्रवृत्ति सुविधाओं को विकलांगता से जोड़ना आपकी राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम 2006 का उद्देश्य रहा है। फिर रहा है व्यावसायिक शिक्षा। हर विकलांग बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा देना, स्कूल स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर ही ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाना ताकि वो आगे जाकर के समाज के साथ समायोजित हो सके, एक आत्मनिर्भर जीवन उपलब्ध हो सके, जीविकोपार्जन का उसको साधन उपलब्ध हो सके। ऐसी शिक्षा बच्चे को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई उच्च शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, प्रशिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिए अलग से कोटा होता है। विकलांगों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आगे जाकर के आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद आता है शिक्षा, रोजगार व पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में उसको विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाना, रोजगार में उनको आरक्षण देना और पुनर्वास केंद्र, मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से जो विमंदित बालक है उनके लिए अलग से पुनर्वास केंद्र बनाए जाते हैं। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है उनके लिए अलग से पुनर्वास केंद्र बनाए जाते हैं। तो इन पुनर्वास केंद्रों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। आप सब जानते हो बच्चों कि विकलांग बालक भी सब कुछ कर सकता है अगर उसकी नीड्स को पूरा कर दिया जाए। तो अगर उसको शिक्षण सामग्री अलग से उपलब्ध करवाई जाए, श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, या जो भी उसको आवश्यक उपकरण की आवश्यकता है अगर उनको उपलब्ध करवाया जाए तो वो बच्चा आगे जा सकता है। तो विकलांग जन अधिनियम में मेन यही कहा गया है कि उन बच्चों को शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये विकलांग जन अधिनियम के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। अब बात आता है कि इन उद्देश्यों को क्रियान्वित कैसे करना है, ये भी आपका राष्ट्रीय विकलांग जन अधिनियम 2006 कहता है। वो क्या कहता है बच्चों? देखो, वार्षिक समीक्षा अलग से। देखो बच्चों, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे आपका उच्च प्राइमरी लेवल हो, माध्यमिक लेवल हो, हर लेवल पर विकलांग बच्चों की अलग से वार्षिक समीक्षा की जाने की व्यवस्था स्कूलों में की जानी चाहिए कि टीचर के द्वारा जो भी विकलांग बच्चा उनकी क्लास में है उसकी एक समीक्षा करें, उसकी एक छात्र संचय पंजिका का निर्माण करें ताकि उस बच्चे की नीड्स को समझा जा सके, उसकी अधिगम कठिनाइयों को समझा जा सके। इसीलिए इस अधिनियम में कहा गया कि हर साल उस बच्चे की एक वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। ये आपकी इस अधिनियम का मेन बिंदु है। फिर आता है मॉडल स्कूल। जो भी समावेशी विद्यालय है
जहाँ पर सामान्य बालक के साथ विकलांग बच्चा पढ़ रहा है, उन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समाज के सामने उनको एक मॉडल के रूप में दर्शाना चाहिए कि वहाँ पर एक सामान्य बालक के साथ विशेष बालक भी पढ़ सकता है, अध्ययन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इन सब का मॉडल जो है बनाया जाना चाहिए। जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा के मॉडल स्कूल्स बने हुए हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनको मॉडल के रूप में बाकी विद्यालयों के लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है विशेष स्कूल में पढ़ने वालों को समावेशी शिक्षा में लाने का प्रयास। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं बच्चों, अगर हल्कापन है, सुनने में केवल मशीन की सहायता से सुन पा रहा है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है, तो जो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है बच्चों, उनके लिए विशेष विद्यालयों की हमें व्यवस्था करनी ही पड़ती है। लेकिन उन बच्चों को भी हमें ऐसी एजुकेशन देनी है ताकि वो बड़े होकर के सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा के साथ जुड़ सके, समावेशी विद्यालयों में आगे जाकर के अध्ययन कर सके। तो विशेष स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो आगे जाकर के समावेशी स्कूलों में अध्ययन कर सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आता है 6 वर्ष तक विकलांग बच्चों की पहचान करना। मतलब है कि 0 से 6 साल तक समाज में हमारे जितने भी विकलांग बच्चे हैं उन सब की पहचान होनी चाहिए। क्यों? अगर हमें पहचान होगी तो हम उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम, चिकित्सकीय कार्यक्रम, मेडिकल सुविधाएं आदि सभी सुविधाएं उस बच्चे को अवेलेबल करवा पाएंगे। इसीलिए 6 साल तक के जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनको चिन्हित करना इस अधिनियम के में शामिल किया गया है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्र। इसका मतलब है कि जो मानसिक रूप से विमंदित है, कौन है? मानसिक रूप से जो विमंदित बालक है उन बालकों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए और उनको विशेष प्रकार की सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद आता है विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम का मतलब आप सब जानते हैं बच्चों, क्या है विशेष कार्यक्रम? आप सब जानते हैं जिस स्कूल में विकलांग बच्चा एडमिशन लेने आता है उसको नेगेटिव दृष्टिकोण से देखा जाता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे उच्च अधिकारी हो। तो उन उच्च अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि विकलांग बच्चों को किस प्रकार ट्रीट करना है, उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ना केवल टीचर बल्कि बाकी जो स्कूल्स का स्टाफ है उनको भी इस प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए कि विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, उनको किस प्रकार ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको उपेक्षा के दृष्टिकोण से वो नहीं देखे। ये सारी शिक्षाएं के लिए उन्हें विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है शिक्षा के माध्यम और पद्धति में बदलाव। आप जानते हैं आज हमारे समाज में विकलांग बच्चों की स्थिति आज भी बदतर है। 50% विकलांग ऐसे हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से बच्चों नहीं जुड़ पाए हैं। तो शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा के माध्यम और उसकी पद्धति में भी सुधार किया जाना आवश्यक है। शिक्षा में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, शिक्षण पद्धतियों में लचीलापन होना चाहिए, शिक्षण के द्वारा जो पढ़ाया गया शिक्षण विधियां है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। तभी विकलांग बच्चा समावेशी विद्यालयों में अपने आप को समावेशित कर पाएगा बच्चों। तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम और पद्धति में बदलाव किया जाना चाहिए, ये कहता है आपका राष्ट्रीय विकलांगजन अधिनियम या नीति 2006। उसके बाद आता है मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। आप सब जानते हो कई विकलांग बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए पढ़ने के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो घर बैठे भी अध्ययन कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये कहती है आपकी राष्ट्रीय विकलांगजन नीति 2006। उसके बाद आता है गृह आधारित शिक्षा। वो ही मैंने अभी आपको बताया
कि विशेष परिस्थितियों के रहते हुए हर विकलांग बच्चा विद्यालय नहीं आ सकता, तो इन परिस्थितियों में भी उनको उनकी शिक्षा के लिए घर में ही व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। ये कहना है आपकी राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 का। उसके बाद आता है बच्चों कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ पर ये कहना है कि हर विकलांग बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वो घर बैठे ही अगर उसको कंप्यूटर का ज्ञान होगा तो वो सारी चीज़ें घर बैठे कर पाएगा। मान लो शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन आज हमारे समाज में जिस तरीके का ट्रेंड और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी चलती जा रही है बच्चों, उस टेक्नोलॉजी में आप घर बैठे सारे काम कर सकते हो। ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टडी, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक विकलांग बच्चा बिना स्कूल आए, बिना कोचिंग करे भी अपने आप को स्थापित कर सकता है, एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अपने आप को सामान्य विद्यालयों से कनेक्ट कर सकता है, सामान्य बच्चों से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। किसके माध्यम से? आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और टेक्नोलॉजी कब आएगी? जब उसको कंप्यूटर जो लिटरेसी है वो दी जाएगी। इसीलिए विकलांग बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये कहना है आपकी राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 का। उसके बाद आता है बच्चों नए विशेष स्कूल खोले जाए। आप सब जानते हैं बच्चों, सभी जो विकलांग बच्चे हैं वो समावेशी विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि गंभीर रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं वो सामान्य बालकों के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते। समायोजित तभी कर पाएंगे जब वो उस लेवल पर पहुंचेंगे, तो उस लेवल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे विशेष विद्यालय, और विशेष विद्यालयों की स्थापना और उनको आगे बढ़ाने में कार्य राज्य सरकारों को करना चाहिए। ये कहती है आपकी राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 बच्चों। तो राष्ट्रीय विकलांग जन नीति के ये कुछ बिंदु है। इसके अलावा माता पिता परामर्श केंद्र, अध्यापक परामर्श केंद्र, इसके अलावा उनके शिकायत का निवारण कैसे किया जाए उसके लिए भी क्या होना चाहिए? परामर्श केंद्र होने चाहिए। समय समय पर स्कूलों में माता पिताओं को, टीचर्स को, स्टाफ्स को, उच्च अधिकारियों को की जो शिकायतें हैं उनको सुनना चाहिए और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि जिन स्कूलों में विकलांग बच्चों का नामांकन नहीं होता है, उन विकलांग बच्चों के नामांकन के लिए वहाँ पर विशेष प्रशिक्षण सुविधा टीचर्स, उच्च अधिकारियों, प्राचार्यों, इन सबको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कूलों में सहायक सामग्री, ई पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए, स्त्रोत कक्षों की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉकिंग पुस्तकालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात कहती है आपकी राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006। इसके अलावा कैंपस में, स्कूल कैंपस में छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके बाथरूम्स हैं वो भी आपके स्टैंडिंग होने चाहिए। आपकी सीढ़ियों के साथ साथ एक सीढ़ियाँ वो जो आपकी स्लाइडिंग वाली होती है वो सीढ़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। शोध संस्थानों में विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधाएं जो है वो बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं बच्चे को किस नीति के द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए? राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 ये कहती है कि सभी बच्चों को, जो विकलांग बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा में समावेशित करने के लिए बच्चों क्या करना होगा? उनको ये सारी सुविधाएं देनी होगी। और इन सारी सुविधाओं को किस प्रकार क्रियान्वित करना है ये कहती है आपकी राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 बच्चों। तो समावेशी विद्यालय की बुक का यूनिट 2 का बच्चों ये आपका टॉपिक है। जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है उसको आप पूरा लिखें और बीएड सेकेंड ईयर के लिए बड़ा ही लाभदायक है। आप चाहते हैं कि समावेशी विद्यालय की बुक वाले जो बुक है आपकी उसके सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवाऊं,
अच्छे से समझाऊं, तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझे, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं और आपके लिए नई नई चीज़ें और नए नए अमेंडमेंट्स करती रहूं बच्चों। धन्यवाद।